हेलो स्टूडेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल में आज हमारा जो टॉपिक है ये है मोल कंसेप्ट का। और एटम्स एंड मॉलिक्यूल का ये लास्ट टॉपिक है। इससे जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जैसे इंपिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जैसे मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी और भी बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, स्टोइकियोमेट्री है, लिमिटिंग रिएजेंट के न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये जो पोर्शन है इन सभी की वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर अवेलेबल हैं। सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री +1 का चैप्टर है जिसमें ये सारी वीडियोस जो हैं आपको प्लेलिस्ट इसकी मिल जाएगी एंड स्क्रीन पर। वहाँ से जो भी स्टूडेंट अगर इन टॉपिक्स को कवर करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज 9th का जो हमारा ये चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसका ये लास्ट टॉपिक है मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट पहले आप समझ लीजिए और उसके बाद कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स यहाँ मेंशन कर रखे हैं। मैं उन न्यूमेरिकल्स को भी आपको समझाऊंगी बारी बारी से। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स तो ऐसे हैं जो आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स में आए और कुछ न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो आपको एनटीएससी एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है मोल कंसेप्ट। पहले हम इस टर्म को समझ लेते हैं। मोल जो है, मोल एक लैटिन वर्ड है। मोल लैटिन वर्ड है और इस लैटिन वर्ड का मीनिंग है, इट इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स हीप और कलेक्शन और पाइल, मतलब ढेर। हीप का मतलब भी ढेर होता है, पाइल का मतलब भी ढेर होता है और कलेक्शन का मतलब भी क्या हो गया, ढेर भी हो गया। अब मोल जो टर्म है, द टर्म मोल वाज, द टर्म मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड, मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओस्टवाल्ड। ये जो मोल टर्म है ये ओस्टवाल्ड ने इन 1896 में इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, अ मोल इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स, इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और कोई भी एंटिटी। मतलब एक मोल जो है वो ढेर है बहुत सारे एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, पार्टिकल्स का। तो इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, हमने पहले भी बात की थी कि अमाउंट ऑफ एलिमेंट को हम कैसे बताएं। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड हमें मिला मोल कंसेप्ट का, जिससे हम अमाउंट ऑफ एलिमेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने कहा सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स same number of moles of different elements contains same number of atoms। डिफरेंट एलिमेंट्स में अगर सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं तो उनके पास सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो यानी दिस इज अ गुड मेथड, दिस मेथड कैन बी यूज्ड, this is the convenience method to calculate the amount of element। डिफरेंट एलिमेंट्स की अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम मोल कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अ मोल represent a fixed number of atoms, molecules, ions, particles और भी कोई भी एलिमेंट्री एंटिटी जो है वो हो सकती है यहाँ पर। एंड विच, ये क्या है, ये फिक्स्ड नंबर है। दिस इज नोन एज अवोगैड्रोस नंबर। इसको हम अवोगैड्रोस नंबर के नाम से जानते हैं। और अवोगैड्रोस नंबर जो है, अभी मैंने आपको कहा कि फिक्स्ड क्वांटिटी है, फिक्स्ड वैल्यू है और इसकी वैल्यू कितनी है। अवोगैड्रो नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह पे इसको N0 से रिप्रेजेंट कर रखा होता है। इसकी वैल्यू है 6.02 × 10⁻23।
ये वैल्यू जो है वो यूज की जाती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। 6.022 भी कहीं पर मेंशन होता है और 6.03 लेकर भी कैलकुलेशन करते हैं। तो नॉर्मली कैलकुलेशन आप कर सकते हो 6.02 इंटू 10⁻23, यानी 1 मोल में इतने एटम, इतने मॉलिक्यूल, इतने आयंस, इतने एलिमेंट्री कोई भी पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर मैं 1 मोल को डिफाइन करूं तो क्या होगा, मोल की अगर हम डेफिनेशन करें, ये आपने लिख लिया होगा, तो 1 मोल को डिफाइन करें तो डेफिनेशन क्या होगी, ये तो हमने बता दिया कि अमाउंट ऑफ एलिमेंट को एक्सप्रेस करने का मोल जो है ये बहुत अच्छा तरीका है। तो अ मोल क्या है, अ मोल में बी, और मोल में बी डिफाइंड एज, as the amount of substance which contains, best definition है ये, which contains as much as atoms, molecules, ions or particles as same as the number of atoms present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। तो क्योंकि आपको पता है कि कार्बन 12 को एटॉमिक मास के लिए रेफरेंस एलिमेंट लिया गया था, तो अगर हम उससे कंपेयर करते हैं तो मोल की डेफिनेशन क्या होगी कि मोल किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट है जिसमें उतने ही एटम, उतने ही मॉलिक्यूल, उतने आयन, उतने पार्टिकल होंगे जितने की 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में एटम्स हैं। इसी अमाउंट को कहा जाता है मोल। अब इस मोल को मैं आपको डिफरेंट टर्म्स में समझाती हूँ कि अगर हम अभी हमने कहा एक मोल जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, पार्टिकल्स के बराबर होता है। मास की टर्म में 1 मोल किसके इक्विवेलेंट होगा, वॉल्यूम की टर्म में 1 मोल किसके इक्विवेलेंट होगा, तो इसको एक टेबल की फॉर्म में मैं आपको समझाती हूँ। मोल की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आपको, तो पहले हम वो टेबल समझ लेते हैं, कुछ एक फॉर्मूले समझ लेते हैं और फिर हम अपने न्यूमेरिकल कंसेप्ट पे चलेंगे। तो अब हम एक टेबुलर फॉर्म में इसको अच्छे से समझते हैं। तो हमारे पास क्या है, जैसे 1 मोल क्या क्वांटिटी होती है, 1 मोल क्या है, अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स किसके, चाहे वो हमारे एटम्स हैं, चाहे मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे आयंस हैं, चाहे पार्टिकल्स हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर 1 मोल की वैल्यू है तो 1 मोल में हमें पता है दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ कई जगह पे 6.023 वैल्यू भी यूज की जाती है। और ये क्या है, ये अवोगैड्रोस नंबर है, अवोगैड्रोस नंबर है। इसको Na से अवोगैड्रो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यानी एटम्स, मॉलिक्यूल, यानी नंबर की टर्म में 1 मोल के पास नंबर जो है वो फिक्स है, विच इज अवोगैड्रोस नंबर। अब अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ मास, कि मास की टर्म में 1 मोल किसके बराबर होगा, तो मास की टर्म में 1 मोल को अगर मैं बताना चाहूं तो किसके बराबर होगा ये, जैसे एटम के केस में 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। अगर मेरे पास एटम की बात कर रखी है तो ग्राम एटॉमिक मास जो भी होगा उस एलिमेंट का, एटम का, वो किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। कैसे, जैसे हाइड्रोजन का 1 ग्राम है ग्राम एटॉमिक मास, जैसे कार्बन का 12 ग्राम है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन में 1 मोल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन में मैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, अवोगैड्रोस नंबर के बराबर उसमें एटम्स आ जाएंगे। उसी तरीके से जैसे ऑक्सीजन है तो इसका 16 ग्राम जो है वो 1 मोल के बराबर है, और 1 मोल में तो फिक्स नंबर ऑफ एटम्स ही होंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा, मॉलिक्यूल के केस में जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है किसी भी मॉलिक्यूल का,
ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वो किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। यानी उसमें 1 मोल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, वो तो फिक्स है। जैसे हमारे पास है H2O है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब इसकी बात अगर हम करें, और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, तो इसमें जैसे वाटर का हमारे पास मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम आ जाता है, इसमें 44 ग्राम आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 18 ग्राम वाटर 1 मोल के इक्विवेलेंट है, और 18 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? वाटर के 6.022 × 10⁻23। अब मुझे कोई कह दे, अब इस मॉलिक्यूल में 18 ग्राम ऑफ वाटर में 1 मोल है, इतने मॉलिक्यूल है, एटम कितने हैं? तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2 और 1 3। तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को उस नंबर ऑफ एटम से, जितने भी आए पर मॉलिक्यूल, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स भी आ जाएंगे। अब मैंने आपको फॉर्मूला मास भी करवाया था कि आयनिक कंपाउंड के केस में हम क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड के केस में हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज रिप्लेस्ड बाय फॉर्मूला यूनिट मास। तो यहां पर ये किसके बराबर आ जाएगा? ग्राम फॉर्मूला मास के बराबर आ जाएगा, ग्राम फॉर्मूला मास। क्योंकि हमें पता है आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो एक कंप्लीट एंटिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, आयंस की फॉर्म में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो उनका जो मास है उनके फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है, उसे बोलते हैं ग्राम फॉर्मूला मास। निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो कैलकुलेट करने का सेम तरीका है, नाम डिफरेंट हुआ है यहाँ पर। जैसे NaCl है तो NaCl आयनिक कंपाउंड है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या है, ये 23 + 35.5, तो ये 58.5 ग्राम फॉर्मूला मास आ गया। इसका मतलब कि 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, तो ये हमारे पास मास की टर्म में आ गया। अब अगर हम बात करते हैं किसकी टर्म में, वॉल्यूम की टर्म में, मैं बात करती हूँ वॉल्यूम की टर्म में। ये मुझे कंसेप्ट कब लेना है, गैसियस, गैस के केस में। सॉलिड और लिक्विड के केस में हम ये वाला कंसेप्ट नहीं लेंगे। वॉल्यूम की टर्म में अगर हम 1 मोल की का वॉल्यूम देखें तो 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है। लेकिन कब, जब हमारी कंडीशन जो है वो STP हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड, ये भी मैं बता चुकी हूं आपको, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मान लीजिए STP कंडीशन गिवन नहीं है और आपको 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है और 1 एटमॉस्फेरिक गिवन है, तो भी आप उसको STP लेके चलोगे और उस टाइम पर आपका 1 मोल, जैसे मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैस है, तो इसके 44 ग्राम किसके बराबर होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। अब इसका 1 मोल कितने लीटर के बराबर होगा, 22.4 लीटर के बराबर होगा। लेकिन जब मेरी कंडीशन STP होगी तब, अगर ये कंडीशन हम चेंज कर देते हैं तो आपको पता है वॉल्यूम इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये जो वैल्यू है ये भी चेंज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ टेम्परेचर चेंज कर दूं, प्रेशर चेंज कर दूं, तो जो वॉल्यूम की वैल्यू है 22.4 लीटर, ये भी चेंज हो जाएगी। तो इस पूरे टेबल से हम समझ सकते हैं कि जिस भी स्टूडेंट को ये टेबल समझ में आ गया, समझ लो आप मोल कंसेप्ट का कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो, सिर्फ इसको यूज करना आना चाहिए। कैसे यूज करना आना चाहिए, मान लीजिए मुझे मास गिवन है, मुझे मोल में कन्वर्ट करना है, तो यानी इसके मॉलिक्यूलर मास को इससे कंपेयर कर देंगे। 44 ग्राम, मुझे ये कहा गया कि 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितने नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है, तो मुझे पता है 44 ग्राम 1 मोल के बराबर है, तो 11 ग्राम कितने मोल के बराबर होगा, 1/4 मोल के बराबर होगा। अब इसी में और करते हैं कि 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो पहले कहां जाना है, पहले हम कंपेयर करेंगे मोल तक, पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद उसको अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब फिर इसी क्वेश्चन को और करते हैं वॉल्यूम की टर्म में कि 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना होगा, तो हमें पता है जो इसका मॉलिक्यूलर मास है वो 1 मोल है, यानी इसका 44 ग्राम जो है वो 22.4 लीटर कंटेन करता है, कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो हमारे पास 11 ग्राम कितना स्पेस, मतलब वॉल्यूम कितना कंटेन करेगा, तो 5.6 यानी 1/4 इसका आ जाएगा। तो यहां से लेकिन STP कंडीशन पे, तो यानी इस टेबल को यूज करके हम किसी भी तरीके का
मोल कंसेप्ट का न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं कुछ एक फॉर्मूले, जो डायरेक्ट फॉर्मूले हम यूज करते हैं मोल कंसेप्ट में, उनको देख लेते हैं एक बार। इसे आप दोबारा से देख लो। एक मोल में फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम और आयंस है विच इज 6.022 × 10⁻23। एक मोल में 22.4 लीटर है वॉल्यूम। कब? जब गैसियस कंपोनेंट हो। कब? जब एसटीपी कंडीशन हो। एक मोल किसके बराबर है? ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है। एक मोल किसके बराबर है? अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। एक मोल जो है वो ग्राम फॉर्मूला मास के बराबर है इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। हम यहाँ यूज कर रहे हैं, जैसे मैं फर्स्ट फॉर्मूला आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का बता रही हूँ। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, मान लीजिए मुझे मास गिवन हो। अभी इन्हीं फॉर्मूले को यूज करके हम ये न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। आप पहले फॉर्मूला देख लो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास, जो भी मास मुझे गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में मुझे मास गिवन है, तो इस मास को मैं डिवाइड कर दूं इसके एटॉमिक मास से, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो यानी गिवन मास और मास किस में होना चाहिए? ग्राम्स में होना चाहिए। डिवाइडेड बाय, अगर वो एटम है तो एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, और अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकाल रहे हैं तो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, में एक ही जगह पे इसको मेंशन कर रही हूं, एटॉमिक मास। और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं हम, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास। यानी अगर मॉलिक्यूल गिवन है तो मॉलिक्यूलर मास से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब सेकेंड फॉर्मूला अगर हम करें तो सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है? जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, ये तो था मास की टर्म में। ठीक है, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने भी गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो भी आपको नंबर गिवन है, डिवाइडेड बाय अवोगैड्रोस नंबर, डिवाइडेड बाय अवोगैड्रोस नंबर। अवोगैड्रो नंबर से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तीसरा फॉर्मूला अगर हम करें, नंबर ऑफ मोल्स मुझे निकालने हैं। अभी हमने टेबल किया था, टेबल अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक मास की टर्म में किया, एक नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल की टर्म में किया, एक हमने वॉल्यूम की टर्म में किया। तो यहां पर गिवन वॉल्यूम जो कि एसटीपी पर है और डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? एसटीपी कंडीशन होनी चाहिए, तो भी हम नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर तीनों फॉर्मूलों को आप ध्यान से देखो तो हमने क्या किया है, हमने जो भी फ्रीक्वेंट वैल्यू हमारे पास गिवन थी, ये गिवन मास, ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन वॉल्यूम, और डिवाइड किससे किया? डिवाइड किया है एक कांस्टेंट वैल्यू से। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट रहता है, अवोगैड्रोस नंबर जो है वो कांस्टेंट रहता है। हमारे पास जो 22.4 लीटर की वैल्यू है एट एसटीपी, ये भी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये कांस्टेंट वैल्यू से वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम वाली वैल्यू से, पार्टिकल्स निकालने हुए तो अवोगैड्रोस नंबर से, और जब हमें मास से हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना हुआ तो हमने क्या किया? एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास से इसको कंपेयर कर दिया। अब मान लीजिए मुझे गिवन मास निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स से एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को कर देंगे तो हमारे पास गिवन मास आ जाएगा। अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, किसी के नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, तो हम क्या करें? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने, वो तो आप अपने आप ही यूज कर लोगे एवोगैड्रोस नंबर से नंबर ऑफ मोल्स को। यानी अगर मुझे मान लीजिए नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इस तरीके से निकालना है, कैलकुलेट करना, आयंस निकालने, तो क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ मोल्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? अवोगैड्रोस नंबर से। तो अवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सिंपल से फॉर्मूले थे जिनको यूज करके हम न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप डायरेक्ट मैथ का भी लगा सकते हो कि इतने पार्टिकल्स का मास इतना होता है तो इतने पार्टिकल का मास कितना होगा, इतने मास का वॉल्यूम इतना है तो गिवन मास का वॉल्यूम कितना होगा। किसी भी तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अब हम बारी बारी से एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें टॉपिक समझ में आया है या नहीं। अगर आपको कोई डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, मोल कंसेप्ट से रिलेटेड,
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो, या ये जो मैंने 6-7 न्यूमेरिकल लिखे इसमें भी किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट रह जाए तो उसे भी आप सेंड कर सकते हो। और जो पर्टिकुलर टॉपिक है, मान लीजिए कोई चाहता है कि पर्टिकुलर टॉपिक जो है उसकी वीडियो भी अवेलेबल करवाई जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसकी वीडियो भी आपके लिए बना दूंगी। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, सिंपल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मुझे गिवन क्या है, मास। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला लग गया हमारे पास। अब हमारे पास, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर रही हूँ, मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, और मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स, अगर मुझे मास गिवन है तो क्या है, गिवन मास, और उसको मैं डिवाइड कर दूं किससे, एटॉमिक मास, क्योंकि मुझे सोडियम दिया हुआ है और सोडियम एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब सोडियम का एटॉमिक मास सभी को पता है, नहीं पता है तो पता होना चाहिए, 23 होता है। तो गिवन मास मेरे पास क्या है, मेरे पास गिवन मास है 5.75 और ये है 23, तो ये लगभग मेरे ख्याल 1/4, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 1/4 मोल, या फिर आप इसको डेसिमल में निकालना चाहते हो तो कितना आ जाएगा, 0.25 मोल्स। 0.25 मोल्स हमारे पास आंसर आ गया इसका, 1/4 मोल्स जो है ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन में है हमारे पास, व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ सिंगल एटम ऑफ क्लोरीन। क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ गया ना तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसका मास निकालना है, एक एटम का मास निकालना है। ठीक है, और हमें इसका एटॉमिक मास पता है, मुझे पता है कि जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। तो यानी अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, कि जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो 1 मोल के बराबर होता है, और 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। ये बात क्लियर है सभी को। ठीक है, अब इसका एटॉमिक मास, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5 ग्राम, क्योंकि हम ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं ना, एटॉमिक मास तो 35.5 U होगा। अब ग्राम एटॉमिक मास यानी इसके 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 1 मोल एंड विच कंटेन्स 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ क्लोरीन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6.022 × 10⁻23 एटम्स का जो मास है वो 35.5 ग्राम है। ठीक है, तो एक एटम का मास कितना होगा, यानी अगर मुझे एक एटम का मास निकालना है, अब देखो ये तो हमने मैथ्स के फॉर्मूले से कर लिया, अगर मैं इसका शॉर्टकट निकालूं तो क्या आ जाएगा कि एक मास ऑफ एन एटम, अगर मैं डायरेक्ट इसको इस तरीके से ना करके डायरेक्ट करना चाहूं तो यानी एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर। अगर मैं एटॉमिक मास को अवोगाड्रोस नंबर, टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, आंसर मैंने मेंशन कर रखा है, आप कैलकुलेट कर लेना। 5.9 × 10⁻, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -23 ग्राम। ये एक एटम क्लोरीन का मास आ गया। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे सिंपली मैथमेटिकल फॉर्मूले से करो, चाहे आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला मास ऑफ एन एटम निकालने का क्या फॉर्मूला है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर। तो ये भी आप एक फॉर्मूला जो है वो फोर्थ फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मूला जो हमने पहले 3 फॉर्मूले किए थे उसमें ये भी मेंशन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्लियर हो गया होगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये किसी ने अगर नहीं लिखा है इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि द मास ऑफ अ सिंगल एटम, अब इसमें सिंगल एटम का मास निकालना था, इसमें सिंगल एटम का मास दे रखा है इतना है, तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा। यहां देखिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया, हमने फॉर्मूला लगाया है क्या कि मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर। अब मुझे इसमें क्या निकालना है, मुझे इसमें एटॉमिक मास निकालना है, इसको मैं यही रखूं
और इसको इधर ले जाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये, यानी एटॉमिक मास निकालने के लिए गिवन मास मुझे कितना है एक एटम का 3.15 इंटू 10⁻⁻23 इंटू एवोगैड्रोस नंबर इधर चला जाएगा ना, ये कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 और ये मेरे पास क्या आ गया एटॉमिक मास आ जाएगा इसका। सिंपल है भाई, फॉर्मूला हमने वही लगाया जो पहले लगाया था, इसमें भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो। तो इसमें क्या होगा, ये तो -23 + 23 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे यानी 18 से ज्यादा आंसर आएगा और कितना आया 18.97 ग्राम इसका आंसर आया। अब वो कहते हैं इसका एटॉमिक मास बताओ और इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई भी करो कि एलिमेंट क्या हो सकता है। तो 18.9 का मतलब क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली 19 ग्राम। 19 U या 19 ग्राम जो है किसका मास है, ग्राम एटॉमिक मास, ये किसका है, ये फ्लोरीन का है। तो मास भी पता चल गया, एलिमेंट भी हमने जज कर लिया अकॉर्डिंग टू मास, क्योंकि हमने मास याद कर रखे हैं तो हमें पता चल गया एलिमेंट कौन सा है, ये फ्लोरीन है। सिंपल, ये भी समझ आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम, सोडियम के पास सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे जितने 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में प्रेजेंट हैं। तो जब स्टार्टिंग में मैंने मूल कंसेप्ट आपको लिखवाया, जो मतलब डेफिनेशन करवाई है, उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट्स दे विल हैव, अगर सेम नंबर ऑफ मोल्स है देन दे विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर मैं 6 ग्राम मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं तो उतने ही नंबर ऑफ मोल्स सोडियम के पास सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ मोल से मैं मास निकाल लूं। मेरी बात समझ में है, क्या किया हमने, हमने कहा कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये डिफरेंट एलिमेंट है, अगर मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं और उतने ही नंबर ऑफ मोल्स का मास इसका निकाल लूं तो दे विल कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन में देखिए हम क्या करेंगे, पहले जो गिवन है, गिवन क्या है, मेरे पास 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हम सभी को पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो गिवन मास मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी मैं लिखवा चुकी हूँ आपको, अपॉन एटॉमिक मास, ये आ गया हमारे पास। अब गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, क्योंकि मैग्नीशियम का मास कितना है 24, यानी 1/4 मोल्स आ गए। अब 1/4 मोल्स ऑफ सोडियम विल कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर मुझे मोल पूछा होता तो मोल में आंसर आ जाता 1/4 मोल, लेकिन मुझे क्या पूछा, हाउ मेनी ग्राम्स। तो मोल से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 मोल इंटू एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल इंटू एटॉमिक मास अगर हम कर देंगे तो हमारे पास, हमने फॉर्मूला किया था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को हमने नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एटॉमिक मास इसका कितना है 1/4 इंटू 23। तो 23 आप ये 23 4 से इसको आप डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, ये 20 आ गया, 5.7 ग्राम के अप्रॉक्स जो सोडियम है दैट विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स एज कंटेन्ड इन 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो मेरे पास आंसर इसका क्या आ गया, मैंने रफली कैलकुलेट किया है, आप देख लेना इसको, 5.7 ग्राम। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है वो, यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ क्रोमियम आर देयर इन 85 ग्राम ऑफ क्रोमियम सल्फाइड। ठीक है, कितने मोल्स ऑफ क्रोमियम है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्रोमियम सल्फाइड का मास कितना होता है। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। क्रोमियम का मास 52 होता है, मैं आपको एटॉमिक मास में बता चुकी हूँ। सल्फर का मास 32 होता है। तो ये Cr2s3, इसका मास अगर हम निकालें तो कितना आएगा, 2 × 52 प्लस 3 × 32। तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये
ये 104 आ गया प्लस, और ये मेरे पास कितना आ गया 200 ग्राम। ये इसका मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया इसका। अब अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो हम ये देखें कि जब मेरे पास 200 ग्राम Cr2S3 है तो इसमें क्रोमियम कितना हुई, ये Cr2S3 की अमाउंट हो गई। मैं इसको इस तरीके से लिखूं, ज्यादा क्लियर होगा आपको कि Cr2S3 यहाँ लिख दिया और इसमें क्रोमियम कितना है वो लिख दिया। तो Cr2S3 जब 200 ग्राम है तो क्रोमियम कितना हुई, क्रोमियम 104 ग्राम है। एक के लिए कितना होगा 104/200, और मुझे कितने में पूछा गया 85 ग्राम में कितना होगा। जस्ट लाइक नॉर्मल मैथ्स कैलकुलेशन, हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके कितना आएगा 44.2 ग्राम आ जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि अगर ये 100 होता तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली 2 पे चला जाता, 2 से आप इसको करते तो आपके पास यहाँ पर आ जाता, लेकिन क्योंकि ये एग्जैक्ट 100 नहीं है, ठीक, तो यहाँ 44.2 आ गया मेरे पास। अब मुझे 44.2, दिस इज द गिवन मास, मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या है, मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अगर मैं मास निकाल लूं तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ। तो मास हमने निकाल लिया, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन, क्योंकि एटम है तो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, गिवन मास 44.2 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कितना है इसका 52 है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 0.85 मोल। आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया था, फिर भी आंसर एक बार आप कंफर्म कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, बाकी सारा यहाँ पर सही है। 0.85 मोल के इक्विवेलेंट आ जाएगा। न्यूमेरिकल को दोबारा से देख लो, इसमें मोल्स पूछे गए थे, ठीक है, और कंपाउंड दे रखा था। पहले हमने कंपाउंड का मास निकाला है और उससे कंपेयर करके उसमें क्रोमियम निकाल लिया कितना है, कि अगर 200 ग्राम है ये कंपाउंड तो क्रोमियम इतना है, 85 ग्राम में क्रोमियम का मास कितना होगा, तो इस मास को एटॉमिक मास से कंपेयर कर दिया तो हमारे पास क्या आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्रोमियम। अब अगले जो 2 क्वेश्चन है ये हमारे एनटीएससी में आ चुके हैं, और भी क्वेश्चन है जो एनटीएससी में आए हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लेक्चर लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने ये 6-7 न्यूमेरिकल, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं ये। इस तरह के न्यूमेरिकल आपको सिर्फ स्टेटमेंट चेंज करके और डिफरेंट न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं 6th न्यूमेरिकल की, इस पे पहुंच चुके हैं हम। 6th न्यूमेरिकल में देखिए क्या कहता है, 1 लीटर ऑफ अ गैस एसटीपी आ गया, लीटर आ गया, इसका मतलब भैया कहीं 22.4 लीटर का इस्तेमाल करना है। अब वो कहता है 1 लीटर गैस का मास जो है 1.25 है, 1 लीटर एसटीपी है ना, कितना मास है 1.25 ग्राम है, और हमें पता है ये किसके बराबर होता है, ये 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। जिस स्टूडेंट को ये तरीका समझ में आ गया, क्या किया हमने, उसने कहा आइडेंटिफाई द गैस। ऑप्शंस थे वहां, हाइड्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, नाइट्रोजन था, मीथेन दे रखा था ऑप्शन में, तो यहाँ मैंने ऑप्शंस मेंशन नहीं किए हैं। तो यहाँ पर क्या है 22.4 लीटर एट एसटीपी, यहाँ ये कंडीशन हमें मेंशन करनी चाहिए, एसटीपी की बात कर रहे हैं, तो 1 मोल जो है वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। अब अगर मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, गैस का मास आ जाएगा, और वहां से मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि वो गैस कौन सी थी। मैं ऑप्शंस भी यहाँ आपको दे देती हूँ, जैसे हाइड्रोजन था ऑप्शन में, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड था, नाइट्रोजन ऑप्शन में था, CH4 ऑप्शन में था। इनमें से ये गैस कौन सी हो सकती है, तो इसको सॉल्व करते हैं अब हम। इनमें से मुझे 4 ऑप्शंस में से बताना है। 1 लीटर इतना मास है, 1 लीटर का, 1 लीटर का इतना मास है, तो 22.4 लीटर का मास कितना होगा। और अगर मैं 22.4 लीटर का मास निकाल लेती हूं तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा मेरे पास। तो 1.25 इंटू 22.4 जब मैंने किया तो ये लगभग आपके पास मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेशन की बात कर रही हूँ, ये लगभग आ जाएगा 28 ग्राम। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके, 28 ग्राम कैलकुलेट करके आ गया, कितना आया है 28 ग्राम। अब मैंने इन ऑप्शंस में देखा तो इसका मास तो 2 ग्राम है, ये 44 ग्राम है, कैलकुलेट करना मैंने आपको बता रखा है, 12 + 32 करोगे, यहाँ पे 14 + 14 28 ग्राम आ गया, ये मेरा आंसर है। अगर इसको भी हम देखते हैं
तो ये कितना आ गया 16 ग्राम आ गया, 12 + 4, तो मेरा आंसर क्या आएगा, नाइट्रोजन गैस जो है वो इसका आंसर होना चाहिए था। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, 7th क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। तो कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है टू बर्न 40 ग्राम ऑफ सल्फर। अब देखिए रिएक्शन मुझे गिवन है, ठीक है, रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन क्या कहता है, S + O2 और SO2 बना रहा है। तो वैसे तो मेथड क्या होता है कि पहले हम बैलेंस करते हैं एटम्स को, एटम बैलेंस होना चाहिए, फिर हम कंपेयर करते हैं, इतने के लिए इतने की रिक्वायरमेंट थी जिसको हम स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं, और फिर जितना गिवन है उतने के लिए कितनी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ देखिए सल्फर 1 है तो सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 है, ऑलरेडी बैलेंस है रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या कहता है, ऑक्सीजन निकालना है, मुझे ये निकालना है, दे क्या रखा है, मुझे सल्फर दे रखा है 40 ग्राम। तो पहले इस इक्वेशन के हिसाब से मैं निकाल लूं कि इस इक्वेशन के हिसाब से कितने के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। सल्फर का मास 32 होता है, जब सल्फर 32 ग्राम था तो ऑक्सीजन भी कितना था, 32 ग्राम। कैसे निकाला, सल्फर का मास आ गया, ये ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 16 होता है, तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया 32। अगर 32 ग्राम के लिए 32 ग्राम की रिक्वायरमेंट है तो कितना दे रखा है भाई सल्फर, 40 ग्राम के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी भाई, 32 के लिए 32 चाहिए तो 40 के लिए ऑक्सीजन भी कितना चाहिए, 40। सिंपल क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या आ जाता है हमारे पास, 40 ग्राम जो है वो इसका आंसर आ जाता है। कैसे किया, हो सकता था यहाँ चेंज कर देते, यहाँ कुछ और वैल्यू ले आते, तो फिर हम उसके हिसाब से कंपेयर करते, लेकिन जितना यहाँ जितने ग्राम की रिक्वायरमेंट इसकी थी उतना ही इसकी है, तो हमने इसको कंपेयर कर लिया। तो 32 के लिए 32 है, 1 के लिए 1 की जरूरत है, 100 के लिए 100 की जरूरत है, 40 के लिए 40 की जरूरत है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल को आज खत्म किया है, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए, एम्पिरिकल फार्मूला, कंसंट्रेशन टर्म्स जितनी है वो सारी आती हैं, स्टिक्योमेट्री आता है, लिमिटिंग रिएजेंट आता है, क्योंकि इसकी वीडियोस ऑलरेडी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर जो कि +1 का फर्स्ट चैप्टर है उसमें ऑलरेडी बन चुकी हैं, इसलिए मैं इसको फर्दर कंटिन्यू नहीं करूंगी। लेकिन हमारा 9th से रिलेटेड जो ये टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल का, उसमें मूल कंसेप्ट जितनी आपको रिक्वायरमेंट है मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। फिर भी किसी स्टूडेंट को लगता है कि मैम इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप दोबारा से इसकी वीडियो बना दो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेज देना। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ भी आए होंगे न्यूमेरिकल। जो भी आपका सजेशन है आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और न्यू व्यूवर्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।